हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सब लोगों का एसएससी मेंस का पेपर हुआ है। उम्मीद है आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, यूट्यूब पे जो सेशन लिए गए थे और आप जो तैयारी करके गए थे वैसा का वैसा पेपर आया होगा। लेकिन आपको पता है कि अपन जो उम्मीद कर रहे थे, जैसा अपन क्लास में डिस्कस करते थे या यूट्यूब पे अपन डिस्कस करते थे या अपन ने जो भी सेशंस करे यहाँ पर भी अपन मिले, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया था प्री क्लियर होने के बाद, सर पेपर का लेवल कैसा आएगा। जैसे कि टेस्ट सीरीज में हमने लेवल बनाया तो वहाँ पर हमको उम्मीद थी कि वहाँ पर पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन आज बच्चों से, स्टूडेंट से फ़ोन पे बात होके पता लगा कि वहाँ पर पेपर का लेवल वहाँ पर बहुत ही अच्छा नहीं आके वहाँ पर लो से मीडियम लेवल आया। मतलब प्री के बाद, प्री के लगभग प्री जैसा लेवल आया था। मतलब बहुत अच्छा लेवल की जो उम्मीद थी, टफ क्वेश्चंस की जो उम्मीद थी, न्यूमेरिकल्स की जो उम्मीद थी, ऐसा पेपर नहीं आया। वहाँ पर जो हमको उम्मीद थी न्यूमेरिकल्स की वो नहीं आया। वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, वहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो वहाँ पर जैसा कि अपन ने क्लास में कराए थे, मैंने बोला भी था वहाँ पर क्लास में, सभी टीचर्स ने आपको बोला था कि वहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस में जो हमारा बैच था फतेह बैच, उसमें भी अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन से हूबहू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिले हैं, न्यूमेरिकल्स मिले, कंसेप्ट मिले। और कंसेप्ट तो आपके क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, जैसा कि अपने को स्टूडेंट से पता लगा था वहाँ पर। और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक मिला कि वहाँ पर सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे। कुछ क्वेश्चन वहाँ पर नंबर ऑफ द क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हुए, लेकिन बोल रहे सर एक्यूरेसी 100% है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर मेंस के पेपर में आपको पता है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी और नेगेटिव मार्किंग की वजह से वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर क्या ज़रूरी थी, वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कुछ स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आपको को भी पता है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर टेस्ट सीरीज में हमारे इतना टफ पेपर होने के बाद भी वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था। और वहाँ पर यहाँ पर आज मेंस का पेपर दिया तो मेंस का पेपर टेस्ट सीरीज के सामने हमको बहुत ही सिंपल लगा। ठीक है, तो उम्मीद रखो, भगवान पे विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, यही उम्मीद करता हूँ। अब पूरे सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन पता है कि आपको ऑनलाइन पेपर था तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं कुछ, लेकिन पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है कि स्टूडेंट को भी याद नहीं रहते, मेरे को भी याद नहीं रहते, या कोई भी स्टूडेंट जब पेपर देने जाता है तो वहाँ पर उसका फोकस, हम यही बोलते हैं बेटा, पेपर पहला जो फोकस है वो आपको इस पर रखना है कि वहाँ पर एक्यूरेसी रखनी है, वहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन देना है और वहाँ पर पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ लोग ये बोल रहे होंगे घर पे जाके, या ये बोलेंगे कि आपका बेटा जयन बन गया है, आपकी बेटी जयन बन जाएगी आने वाले रिजल्ट में। और यहाँ पर आपको पता है एसएससी जेई का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे प्री का रिजल्ट आ गया था, मेंस का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो और 2-3 दिन में आपकी रेस्पॉन्स सीट भी आ जाएगी। रेस्पॉन्स सीट आते ही हम यहाँ पर आपका डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे, वहाँ पर डिटेल आंसर की दे देंगे, जिससे आप चेक कर पाओगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हमको ना तो आपको डेटा पता है, ना आपको ये पता है कि यार यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या थे, तो वहाँ पर सॉल्यूशन कराना, लाइव आना, वो एक मैं मानूंगा कि इतना औचित्य नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर अपन लाइव सॉल्यूशन के फेवर में कम थे, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में वहाँ पर ना तो स्टूडेंट को क्वेश्चन याद रहते हैं, ना डेटा याद रहते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट पता लग रहे, 2 पता ही नहीं लग रहे, तो सॉल्यूशन कैसे कराए। तो वहाँ पर वो सब वहाँ पर उसका औचित्य खत्म हो जाता है। इसलिए अपन ने सोचा कि वहाँ पर जब आपका रेस्पॉन्स सीट आएगी तभी वहाँ पर आपका पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए। ठीक है, तभी आपका क्या कराया जाए, वहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे जैसे ही आपका रेस्पॉन्स सीट आती है तो आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन डिटेल और साथ में आपको आंसर की दे सके, जिससे कि आपको यदि कोई पेपर में कंफ्यूजन लगता है, कोई क्वेश्चन में वहाँ पर आपको वहाँ पर कंफ्यूजन लगता है, आपको वहाँ पर ऑब्जेक्शन डालना है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सको। ठीक है, जिससे कि आप क्या डाल सको, वहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल सको। क्लियर है। इसीलिए आज अपन यहाँ पर बस पेपर की एनालिसिस करने आए कि आपका पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। तो वहाँ पर पेपर का लेवल वहाँ पर लो से मीडियम, मतलब मैं बोलूँगा कि वहाँ पर कुछ लोग बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट करके आए, तो लो से मीडियम पेपर था।
सब्जेक्ट वाइज वेटेज बात करें तो वहां पर वही जो वेटेज होता है कि वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज किसका था, वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज वही बीएमसी का वेटेज था, सोइल का वेटेज आया, वहां पर सर्वे का वेटेज आया, आपका एफएम का वेटेज आया, सोम का वेटेज आया, एस्टिमेट एंड क्वेश्चन का वेटेज। तो वहां पर वेटेज भी आपका क्या था, वहां पर उस तरह से वेरी था। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर मैं पूरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर टीचर्स वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर सभी के क्वेश्चन सबके पास है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सोइल के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ वहाँ पर मेरे पास एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आए, कुछ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन क्वेश्चन आए। बीएमसी में क्वेश्चन को बच्चों ने बोल रहा है कि सर वहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और वहाँ पर स्टूडेंट अब वहां पर शांति से रहना चाहते हैं। सर अब हम वहां पर 4 महीने पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, अब आज हम रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो रिलैक्स रहने, तो सर हमने अब दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते कि यार सर क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो हम भी नहीं डालते आते कि आप दिमाग पे जोर डालो, आप आराम से रिलैक्स करिए आज। लेकिन जो स्टूडेंट का आज पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उनको उम्मीद नहीं तोड़नी है, क्योंकि एसएससी जेई 2024 की डेट आ चुकी है। तो वो 2-4 दिन रिलैक्स कीजिए, कोई इशू नहीं है, 2-4 दिन आराम से रिलैक्स कीजिए और एसएससी 2024 की में लग जाइए, क्योंकि आपका सपना आपको पूरा करना है। एसएससी जेई, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, वहाँ पर सीडब्ल्यूसी, वहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए उन डिपार्टमेंट में जेईएन बनने का सपने को पूरा करना है और आपको जेईएन बन के दिखाना है। उन लोगों का मुंह बंद करना है जो ये बोल रहे हैं कि आपको 3 साल तैयारी करते होगे, आपको 4 साल तैयारी करते हुए आपका अभी तक नहीं हुआ। उन सब का मुंह बंद करना है आपको, वहां पर उन सब का भी मुंह बंद करना है कि यार इंजीनियरिंग करके क्या मिला, ले मैं बीएससी करा और आज वहां पर मैं वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, वहां पर मैं ये बन गया, या मैं बैंक में पीओ बन गया। भैया उनको बोलो मैं टेक्निकल मैंने 4 साल खराब की है, मैं टेक्निकल 4 साल खराब किए, मैंने टेक्निकल 4 साल पढ़ाई की है, तो मैं आगे भी टेक्निकल जॉब करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं 4 साल तो टेक्निकल तैयारी की है और अब मैं बैंक में पीओ की नौकरी करूं। तो उनको वहां पर जवाब देना है हमको, और उन जवाब देने के लिए आपको आज से ही आप बोल सकते हैं अपन जो रिलैक्स रही है 2-3 दिन के बाद वहां पर जी भर के मेहनत करनी है, जिससे कि आप वहां पर एसएससी 2024 में वहां पर कंफर्म वहां पर जेईएन बन सको। तो आप यहां पर अब कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं जो मेरे को मेमोरी बेस पता लगे, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको वहां पर पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन तब लाएंगे जब आपका एसएससी जेई की रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तभी पता लगेंगे और एग्जैक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द मेमोरी बेस। तो अपन बात करते हैं वहां पर पहले क्वेश्चन की। मेरे पास पहला क्वेश्चन वहां पर एनवायरमेंट का पहला क्वेश्चन था कि विच वन इज नॉट द ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। आपका क्वेश्चन क्या था वहां पर, विच वन इज नॉट द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, इनमें से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है वहां पर, इनमें से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है। आपको क्लास में वहां पर डिस्कस किया गया था कि जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट किसी सोर्स से निकलते हैं, उसको बोला जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देन सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है तो आप वहां पर ऑप्शन देख के ही सोच सकते हो। पेन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या होता है वहां पर, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। ओजोन, ये भी क्या होता है वहां पर, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। एक और ऑप्शन था वो भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट था, तो निम्न में से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है वहां पर, हैलोजन नाम का जो कंपाउंड है दैट इज नॉट ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो आप वहां पर ऑप्शन क्या था, इसलिए मैंने बोला कि वहां पर ऑप्शन जब तक नहीं होगा परफेक्ट आप वहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो वहां पर चौथा ऑप्शन क्या था वो स्टूडेंट को भी याद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तब चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, स्टूडेंट ने बताए, स्टूडेंट्स को भी याद नहीं है, तो अपन कुछ ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। तो वहां पर बस वो इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि पेपर का लेवल कितना ईजी था। यहाँ पर पेपर के लेवल को पता करने के लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वहां पर डेल्टा दे रखा था,
बेस पीरियड दे रखा था और ड्यूटी दे रखी है, ठीक है। तो वहां पर आपको एक फेमस फॉर्मूला, बिल्कुल बहुत फेमस फॉर्मूला है ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी एंड डेल्टा। क्या होता है वहां पर, ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है वहां पर, ड्यूटी इक्वल टू होता है वहां पर 8.64 बी अपॉन डेल्टा, यही होता है नहीं होता है। डेल्टा क्या होगा वहां पर, डेल्टा इक्वल टू होगा वहां पर 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो वहां पर आएगा आपका 130 सेंटीमीटर। मुझे ये डेटा सही नहीं लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट को जो याद था, स्टूडेंट ने वो डेटा मेरे को बता दिया, बोला है कि सर मुझे भी जो डेटा याद था मैंने आपको बता दिया, मुझे भी एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सोल्व करते हैं वहां पर 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40, 130 हो गए। तो वहां पर आपको पता है 8.64, ठीक है। बी यहाँ पर जो होता है बेस पीरियड होता है, और बेस पीरियड को अपन किस में लेते हैं वहां पर, डेज में लेते हैं। ये क्या है वहां पर, डेल्टा है। डेल्टा किस में होता है वहां पर, मीटर में होता है 1.30 होगा, ठीक है। अब सोल्व करें 8.64 इंटू 120 डिवाइड बाई 1.30। तो यहां से आपकी जो ड्यूटी आएगी, यहां से आपकी जो ड्यूटी आएगी वो आएगी वहां पर 797.53 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। क्योंकि आपको पता है ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है, ड्यूटी इक्वल टू होता है वहां पर 1 क्यूमेक डिस्चार्ज के द्वारा कितना हेक्टेयर एरिया क्या हो सकता है वहां पर, इरिगेट हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ड्यूटी। नेक्स्ट वहां पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोइल मैकेनिक्स का है, और यहाँ पर बच्चों से मैंने पहले भी बोला था जब सोइल पढ़ाई थी, और आज वो प्रूव भी हो गया कि वहां पर सोइल का वेटेज सबसे ज्यादा है, अच्छा खासा वेटेज आता है सोइल का हर पेपर में। और वहां पर सोइल के वेटेज के आसपास ही वहां पर किसका वेटेज था, वहां पर बीएमसी का वेटेज था। बीएमसी के आसपास ही किसका वेटेज था, वहां पर एस्टिमेट कॉस्टिंग का वेटेज था, वहां पर सर्वे का वेटेज था, आरसीसी स्टील का वेटेज था। तो वहां पर आपको पता है हर पेपर को उन्होंने कवर करा है, हर पेपर का वेटेज था। तो वहां पर इसीलिए आपको बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है टीचर के द्वारा कि वहां पर कोई भी सब्जेक्ट हमको छोड़ के नहीं जानी है, सभी सब्जेक्ट को आपको तवज्जो देनी है। जिस स्टूडेंट ने वहां पर सब सब्जेक्ट को तवज्जो दी है, सब सब्जेक्ट को इज्जत दी है, उनको आज पेपर ने इज्जत दी होगी। भैया आपने हमको वहां पर तैयारी करते दौरान इज्जत दी थी, अब आपने जो इज्जत दी थी वहां पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पे पूरे के पूरे पेपर क्या हो जाए, क्वेश्चंस क्या हो जाए, वहां पर सोल्व हो जाए। तो वहां पर आपका ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी दे रखी है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वहां पर वह प्रेशर जो कि सोइल विदाउट शेयर फेलियर रजिस्ट कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं वहां पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। गामा दे रखा है, डीएफ दे रखा है, और वहां पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है वहां पर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डीएफ। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 420, गामा आपको दे रखा है 20, और आपको डीएफ पता ही नहीं है, स्टूडेंट को नहीं याद है कि वहां पर डीएफ कितना दे रखा था। अब डीएफ कितना दे रखा है उस आधार पे आपका डेटा वेरी करेगा। यदि वहां पर जैसे कि माना कि आपको डीएफ यदि वहां पर दे रखा है वहां पर 1.5, तो वहां पर क्या जाएगा वहां पर 1.5, तो आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी रह जाएगी यहाँ पर 390 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डिपेंड करेगा आपका आंसर डेटा क्या दे रखा था। यदि वहां पर 2 दे रखा हो, यदि वहां पर डीएफ यदि 2 दे रखा होगा तो वहां पर क्या रह जाएगी 380 रह जाएगी। यदि वहां पर डीएफ 1 ही दे रखा है तो वहां पर कितनी रह जाएगी, वहां पर आपका 400 रह जाएगा। तो आपको डेटा क्या दे रखा है उस आधार, बस ये ध्यान रखना था क्वेश्चन में कि वहां पर आपको बी इंटू डीएफ दे रखा था, तो वहां पर पहली जो वैल्यू होती है वो बी होती है, वहां पर सेकंड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वहां पर डीएफ होगी। ये वहां पर गलती करके आया होगा स्टूडेंट ने वहां पर यहाँ गलती की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को रिमाइंड है वो है वहां पर परमेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। परमेबिलिटी का वहां पर डिपेंड बात करें तो परमेबिलिटी के इक्वल टू क्या होता है वहां पर सी गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से पता लग रहा है कि परमेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला पार्टिकल साइज, जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होगी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होगी वहां पर बढ़ेगी। वॉइड रेशो, दूसरा फैक्टर क्या आएगा वहां पर वॉइड रेशो।
जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ेगा आपकी पार्टिकल की साइज क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फैक्टर क्या आएगा वहाँ पर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, वहाँ पर फ्रिक्शन वहाँ पर कम लगेगा। और फ्रिक्शन यदि कम लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और यदि फ्रिक्शन ज़्यादा लगा तो आपकी परमेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर कम लगेगी। अगला नंबर ऑफ द फ्लो चैनल, अगला नंबर ऑफ फ्लो चैनल। नंबर ऑफ फ्लो चैनल यदि ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल यदि ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर परमेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ द सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ द सैचुरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर परमेबिलिटी भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ द सैचुरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर परमेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर गामा डब्लू और म्यू दोनों क्या होगा, वहाँ पर कम होता है, लेकिन म्यू में चेंज क्या होता है, ज़्यादा होता है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर, इसलिए परमिटिविटी क्या होगी, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर परमिटिविटी क्या होगी, वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है। एडजॉब लेयर, एडजॉब लेयर, एडजॉब लेयर, एडजॉब लेयर यदि वहाँ पर है तो वहाँ पर परमिटिविटी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, यदि वहाँ पर आपका जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें वहाँ पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, वहाँ पर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, यदि वहाँ पर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो वहाँ पर परमेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। परमेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। ठीक है। तो इस तरह परमेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यदि मुझे याद है तो क्या है वहाँ पर, कंसोलिडेशन ऑफ द सोइल। कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो वहाँ पर पूछा हुआ था कंसोलिडेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अपन बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सोइल का वॉल्यूम कम होना क्या कहलाता है, वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी। सोइल का वॉल्यूम कम होना क्या कहलाता है, वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको अपन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक इनिशियल कंप्रेशन, एक इनिशियल कंप्रेशन, एक होता है इनिशियल कंप्रेशन और दूसरा होता है वहां पर कंसोलिडेशन। दूसरा क्या होता है वहां पर, दूसरा होता है वहां पर कंसोलिडेशन। इनिशियल कंप्रेशन क्या होता है वहां पर, इनिशियल कंप्रेशन को अपन क्या भी बोलते हैं, वहां पर कंपैक्शन भी बोलते हैं, कि सोइल में से एयर वॉइड्स का बाहर निकलना, एक्सपल्शन ऑफ द एयर वॉइड्स। एक्सपल्शन ऑफ एयर वॉइड्स की वजह से यदि सोइल का वॉल्यूम कम होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वहां पर कंपैक्शन। यह एक इमीडिएट प्रोसेस है, जैसे आप सोइल में लोड लगाओगे आपका सोइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये एक इमीडिएट प्रोसेस है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन को अपन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, वहां पर सोइल में से वहां पर वाटर वॉइड्स का बाहर निकलना, सोइल में से वाटर वॉइड्स का बाहर निकलना या पोर वाटर का बाहर निकलना, सोइल में से पोर वाटर का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वहां पर प्राइमरी कंसोलिडेशन कहलाता है। यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, यह क्या होती है वहां पर, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है। अब जब वहां पर प्राइमरी कंसोलिडेशन के दौरान सोइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है और आफ्टर द प्राइमरी कंसोलिडेशन जब वहां पर सोइल में से पानी निकलना बंद हो जाता है तब अपन मान के चलते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो चुका है, वहां पर कंप्लीट हो चुका है। जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, और वहां पर आपका कब होता है, यदि वहां पर कंटिन्यूअस लोड लगाया जाए। यदि वहां पर कंटिन्यूअस लोड नहीं होगा तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं होगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता क्या है कि वहां पर आपकी सोइल में से एडजॉर्ब वाटर का बाहर निकलना, सोइल में से क्या निकलना, वहां पर सोइल में से एडजॉर्ब वाटर का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वहां पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहलाता है। सोइल में से एडजॉर्ब वाटर का बाहर निकलना कहलाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर
सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओनली केवल कौन सी सोइल में होता है? जिस सोइल में एडज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। एडज ऑफ वाटर कहाँ पर होता है? सरफेस पर। तो मतलब जिस सोइल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें एडज ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। एडज ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा क्ले का सरफेस एरिया क्या होता है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रखी है, प्रिसिपिटेशन दे रखा है, आपको ड्यूरेशन दे रखी है। आपको पता है जो प्रिसिपिटेशन होता है वो क्या होगा? या तो रन ऑफ होगा या क्या होगा? वहाँ पर इनफिल्ट्रेट होगा। यही होता है, नहीं होता है? तो वहाँ पर आपको दे रखा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रखी है, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनटू इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनटू क्या हो जाएगा? वहाँ पर टाइम, क्योंकि पर डे दे रखा है। तो वहाँ पर प्रिसिपिटेशन कितना दे रखा है आपको? 25। रन ऑफ आपसे पूछ रहा है। अब वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, स्टूडेंट ने जो बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यदि डे है 5 डे तो यहाँ पर आंसर ये आएगा। यदि 8 आवर्स में हो गया या यहाँ पर टाइम चेंज हो गया, रेट चेंज हो गई, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से रन ऑफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? वहाँ पर रन ऑफ इक्वल टू आ जाएगा वहाँ पर 25 माइनस 15। तो रन ऑफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। रन ऑफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वहाँ पर 10 सेंटीमीटर। रन ऑफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जीके का क्वेश्चन है, यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हीराकुंड डैम कहाँ पर अवेलेबल है। आपके जीके का भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पर टेक्निकल में पढ़ते हो, यहाँ पर आपसे जीके का क्वेश्चन को टेक्निकल में पूछ लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था सोइल में। तो मैं आपको क्वेश्चन क्या था वो भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, स्टूडेंट एग्जैक्ट नहीं, सर बस ये बोला सर कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड सब चीज देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आया था आपको पता लग जाएगा, आंसर चेक कर पाओगे। यहाँ पर आपका यहाँ पर यदि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो सोइल लिक्विड की तरफ बिहेव करती है और उस सोइल पर लगने वाला जो शेयर फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यदि सोइल पर लगने वाला शेयर फोर्स 0 होता है तो उस सोइल को बोला जाता है लिक्विड स्टेट। जैसे जैसे सोइल में वाटर कंटेंट कम करेंगे तो उसका सोइल का वॉल्यूम भी क्या होगा? वहाँ पर कम होगा। और सोइल लिक्विड स्टेज से कौन सी स्टेज में आएगी? वहाँ पर प्लास्टिक स्टेज में आएगी। वाटर कंटेंट और कम करेंगे तो वहाँ पर सोइल प्लास्टिक स्टेज से कौन सी स्टेज में आएगी? वहाँ पर सेमी सॉलिड में। वाटर कंटेंट और कम करेंगे तो वहाँ पर सोइल क्या हो जाएगी? फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगी। इसके बाद यदि वाटर कंटेंट कम करोगे तो सोइल का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, सोइल का वॉल्यूम क्या रहेगा? वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। सोइल फुल्ली सैचुरेटेड से पार्शली सैचुरेटेड और पार्शली सैचुरेटेड से ड्राई कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट से ऊपर। तो आप यदि यहाँ पर बात करो कि यहाँ पर मैं लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन देना चाहूँ तो लिक्विड लिमिट क्या होगा? वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करती है या लिक्विड स्टेज और प्लास्टिक स्टेज को डिफरेंशिएट करने वाला वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट होता है। वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सोइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है उसको बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट या बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन द प्लास्टिक लिमिट एंड द सेमी सॉलिड स्टेट। वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिससे कम वाटर कंटेंट पर सोइल में वाटर कंटेंट चेंज करने पर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है उसको बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से ऊपर, श्रिंकेज लिमिट पर सोइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है, उससे ऊपर सोइल सुपर सैचुरेटेड होती है, सुपर सैचुरेटेड होती है। लेकिन यहां पर डिग्री ऑफ द सैचुरेशन क्या रहता है? वही 100% रहता है। डिग्री ऑफ द सैचुरेशन कितना होता है? यहाँ पर 100% ही रहता है। ठीक है, चलो मेमोरी बेस के आधार पर एक क्वेश्चन और याद है मुझे, वेल ग्रेडेड सैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट नहीं पता, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं अपन। तो अपन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले सोइल को 0.075 mm से पास करते हैं। यदि 50% या 50% से ज्यादा पार्टिकल इस सीव के ऊपर रिटेन रह जाते हैं, 50% या 50% ज्यादा पार्टिकल इस सीव के ऊपर रिटेन रह जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल। उसको अपन क्या बोलते हैं? वहां पर कोर्स ग्रेन सोइल। और यदि 50% से ज्यादा पार्टिकल इस सीव से पास हो जाते हैं तो उस सीव को अपन बोलते हैं वहां पर फाइन ग्रेन सोइल। क्या बोलते हैं उसको? फाइन ग्रेन सोइल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है।
अब जो पार्टिकल ऊपर रिटेन रहे तो उसको कोर्स ग्रेन सोइल, तो अपन कोर्स ग्रेन सोइल का क्लासिफिकेशन उसमें केस 1 बनता है when percentage fineness is less than 5%, ठीक है, 5% से कम हो। तो जो पार्टिकल ऊपर रिटेन रहे उसको अपन करेंगे अपन अब 4.75 mm सीयू से पास करेंगे, 4.75 mm सीयू से पास करेंगे। यदि 50% से ज्यादा पार्टिकल इस सीयू के ऊपर रिटेन रह जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोला जाएगा ग्रेवल। और यदि 50% से ज्यादा पार्टिकल पास हो जाते हैं तो सोइल को क्या बोला जाएगा वहां पर, सैंड बोला जाएगा। सोइल को क्या बोला जाएगा वहां पर, सैंड बोला जाएगा, ठीक है। तो वहां पर यदि आपकी ग्रेवल है और यदि आपकी क्या है वहां पर सैंड है, उसके बाद क्या निकालेंगे वहां पर, सीयू और सीसी के लिए। यदि सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच आती है तो वह सोइल क्या कहलाएगी वहां पर, वह सोइल कहलाएगी वहां पर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सिंबल क्या होगा वहां पर, GW, ठीक है। और यदि यहां पर चेक करें तो यहां पर सीयू निकालेंगे, सीयू क्या आ जाए वहां पर 4 से ज्यादा और सीसी क्या आ जाए वहां पर 1 से 3 के बीच में आ जाए, सॉरी सीयू क्या आ जाए 6 से ज्यादा और सीसी 1 से 3 के बीच आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे वहां पर वेल ग्रेडेड सैंड। सिंबल क्या होगा वहां पर, सिंबल होगा वहां पर SW। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोला जाएगा वहां पर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल का सिंबल क्या होगा वहां पर, GP। यहां पर भी उसको बोला जाएगा वहां पर पुअरली ग्रेडेड सैंड। सिंबल क्या होगा वहां पर, उसका सिंबल होगा वहां पर SP, ठीक है। मेमोरी बेस के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पता लगे, लेकिन वहां पर अपन को पता है कि एग्जैक्ट जब तक क्वेश्चन पता नहीं लगता है वहां पर सॉल्यूशन कराने का मतलब अपन को मजा नहीं आता है। तो अपन यहां पर कोशिश करेंगे जैसे आपके रेस्पॉन्स शीट आए आप मेरे को जरूर बताइएगा। आप मेरे को मेरे नंबर 9785864940 पे जरूर अपडेट कीजिएगा। और यहाँ पर जब आप इस नंबर अपडेट करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि वहाँ पर आपका रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है, तो अपन तुरंत वहाँ पर बिना कोई देरी किए आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, एग्जैक्ट आंसर की को अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो भी अपन क्या कर सकते हैं वहाँ पर डाल सकते हैं ऑब्जेक्शन को। तो बने रहिए फ्यूचर अपडेट के लिए आपके चहेते चैनल निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग निम्बस लर्निंग, ये आपके फ्यूचर की तैयारी। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.